हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद पूजा। आज है 12 जुलाई। आज हम लोग 12 जुलाई के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। डियर एस्पिरेंट, अगर आपने अभी तक की इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो आइए डिस्कस करते हैं 12 जुलाई के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष जो है वो कौन बने हैं? तो ज्ञानेंद्रो निगोबाम। कौन बने हैं? ज्ञानेंद्रो निगोबाम। ये जो है इन्हें किस बेसिस पे बनाया गया है हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष? तो जो ज्ञानेंद्रो निगोबाम है, इन्हें काफी वर्षों का अनुभव है हॉकी के क्षेत्र में, तो इस वजह से ये जो है कम से कम मतलब 7-8 साल जो है ये जो है हॉकी के क्षेत्र में कार्य कर चुके हैं ज्ञानेंद्रो निगोबाम। तो इन्हें नए अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। और इसके पहले जो है मोहम्मद मुस्तफा, यानी इसके पहले कौन थे? मोहम्मद मुस्तफा ने जो है मोहम्मद मुश्ताक अहमद ने इस्तीफा दिया है और उसके बाद ये ज्ञानेंद्रो निगोबाम। इस्तीफा किसने दिया है? मोहम्मद मुश्ताक अहमद। तो यहाँ पर इन्होंने जो है इस्तीफा दिया है मोहम्मद मुश्ताक अहमद ने, और इनके स्थान पर जो है ज्ञानेंद्रो निगोबाम नए अध्यक्ष के रूप में बने हैं। बात की जाती है हॉकी इंडिया की, तो हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई है? 2009 में। हॉकी इंडिया की बात की जाए तो हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई है? 2009 में, यानी स्थापना हुई 2009 में। और हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? तो कल आप जानते हैं 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? 11 जुलाई। अब 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया, तो जो है जुलाई के महत्वपूर्ण, यानी डे बाय डे अगर आप कंटिन्यू जुड़े हुए हैं तो जुलाई के महत्वपूर्ण जो है डेज कौन कौन से रहे? जैसे कि फर्स्ट जुलाई को कौन कौन सा डे आपने मनाया? तो फर्स्ट जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर डे, इसके अलावा नेशनल चार्टर्ड अकाउंट डे, यानी चार्टर्ड अकाउंट डे, और इसके अलावा राष्ट्रीय डाक दिवस। तो फर्स्ट जुलाई को आपने राष्ट्रीय डाक दिवस, राष्ट्रीय डाक दिवस, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस, डॉक्टर डे मनाया आपने, और इसके अलावा आपने नेशनल चार्टर्ड अकाउंट डे, और ये थे फर्स्ट जुलाई को राष्ट्रीय डाक दिवस, राष्ट्रीय डॉक्टर डे और नेशनल चार्टर्ड अकाउंट डे मनाया। इसके अलावा 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया गया, यानी 2 जुलाई किस रूप में मनाया गया? तो ये था फर्स्ट जुलाई। इसके अलावा 2 जुलाई को मनाया गया विश्व खेल पत्रकारिता दिवस, विश्व खेल पत्रकारिता दिवस। उसके बाद 4 जुलाई को बहुत महत्वपूर्ण डे, और 4 जुलाई को जो है इसके अलावा 4 जुलाई को विश्व सहकारिता दिवस मनाया गया, यानी कोऑपरेटिव डेज। तो 4 जुलाई को विश्व सहकारिता दिवस, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस, यहाँ पर सहकारिता दिवस कब मनाया गया? 4 जुलाई को मनाया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है डेज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट जुलाई के 3, 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकारिता दिवस और 4 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो नेक्स्ट जो है यानी विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो किस देश के उपग्रह अमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च करेगा? तो इसरो किस देश के उपग्रह अमेजोनिया 1 को लॉन्च करेगा? तो इसरो जो है वो ब्राजील। किस देश के उपग्रह को? ब्राजील। ठीक है, तो अमेजोन के जंगल आपको पता होगा ब्राजील में। तो यहाँ पर इसरो किस देश के उपग्रह अमेजोनिया 1 उपग्रह। अब अमेजोनिया 1 जैसा कि नाम में ही विहित है कि ये जो उपग्रह होगा ये कौन से उपग्रह यानी जो है किससे लॉन्च किया जाएगा? तो PSLV। अब PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल,
यानी जो है किससे लॉन्च किया जाएगा, तो पीएसएलवी से, पीएसएलवी। और पीएसएलवी का फुल फॉर्म आपको पता होगा, कई बार पूछा जाता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये अमेजोनिया 1 से तात्पर्य ये है कि ये जो है उपग्रह जो है ये अमेजोन के जो जंगल हैं उनकी जो है देखरेख और इसके अलावा निगरानी का कार्य जो है करने में मदद करेगा। तो यहाँ पर इसरो ने किस देश के उपग्रह को लॉन्च किया है, तो ब्राजील। कहने का तात्पर्य यह है कि जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इसने जो है वो ब्राजील जो है किस देश के उपग्रह को लॉन्च करेगा, तो ब्राजील। कहने का तात्पर्य ब्राजील में, ब्राजील स्थानीय रूप में, यानी इसका प्रयोग प्रशिक्षण जो है प्रशिक्षण कहाँ किया गया है, तो इस उपग्रह का जो प्रशिक्षण वगैरह जो है या प्रयोग वगैरह जो है वो कहाँ किया गया है, तो ब्राजील में, स्थानीय रूप से ब्राजील में डिजाइन किया गया है और परीक्षण भी ब्राजील में किया गया है। तो ये था, यानी इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता, अमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च कौन करेगा, तो ब्राजील करेगा। ठीक है, अब यानी यहाँ पर क्वेश्चन जो है कि इस उपग्रह को लॉन्च करेगा तो ब्राजील, और इसरो की क्या इंपॉर्टेंस है, इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना 1969 में हुई। कब हुई, 1969 स्थापना हुई 1969 में, और इसके अलावा हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, बेंगलुरु में। और प्रमुख कौन है यहाँ पर जो है, एक तरह से के सिवान, के सिवान। ठीक है, तो इसरो की बात हो गई। अब इसरो में यहाँ पर यानी जो है उपग्रह की बात हो गई, अमेजोनिया 1 उपग्रह की बात हो गई। इसके अलावा यानी ये जो उपग्रह है अमेजोनिया 1 उपग्रह, ये ऐसा पहला उपग्रह होगा जो पृथ्वी का स्ट्रक्चर यानी कह दें या पृथ्वी का अवलोकन करने वाला पहला उपग्रह होगा, और अमेजोनिया 1। ठीक है, क्योंकि ये पृथ्वी की सतह पर ही तो ये जंगल वगैरह है अमेजोन के, उनको निगरानी कर रहा, निरीक्षण कर रहा, तो इस बेसिस पे ये पहला उपग्रह हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक हिज हॉलीनेस द 14 दलाई लामा एंड इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी का विमोचन किया जाएगा। तो किसके द्वारा ये लिखित पुस्तक है, हिज हॉलीनेस द 14 दलाई लामा, यानी 14वें जो दलाई लामा है उनके बारे में, उनकी बायोग्राफी का इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी का जो विमोचन है वो किसके द्वारा किया जाएगा, तो उनका विमोचन जो है तेंजिंग गे टेनथोंग, किनके द्वारा, तेंजिंग गे टेनथोंग। ठीक है, तो यहाँ पर तेंजिंग गे टेनथोंग इनके द्वारा, इनकी बायोग्राफी जो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो हॉलीनेस, ये जो पुस्तक लिखी गई है दलाई लामा के ऊपर, ये किसके द्वारा लिखी गई है, तेंजिंग गे टेनथोंग द्वारा। और तेंजिंग गे टेनथोंग जो है इनके साथ, दलाई लामा के साथ इन्होंने लगभग 40 वर्ष तक ही रहे हैं, तो इनके बारे में सब कुछ जानते हैं एक तरह से। तो इन्होंने इस पुस्तक को दलाई लामा के बेस पर जो है दलाई लामा के ऊपर इस पुस्तक को लिखा है, तेंजिंग गे टेनथोंग। इसके अलावा दलाई लामा की बात की जाए तो दलाई लामा जो है वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं, और ये ऐसे व्यक्ति थे जो 23 साल की उम्र में तिब्बत से भारत आ गए थे, और यानी तिब्बत से भाग करके ये भारत आए, और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है दलाई लामा को। किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, शक्ति और अहिंसा, और इसके अलावा जैसे स्वतंत्रता पर उनकी शिक्षाओं के लिए जो है दलाई लामा को 1989 कब मिला है, 1989 में दलाई लामा को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। 1989 में नोबेल पुरस्कार भी मिला है इन्हें, नोबेल पुरस्कार विजेता रह चुके हैं। ठीक है, तो ये थी इम्पोर्टेंस दलाई लामा की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिप कोट ने, यहाँ पर पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, तेंजिंग गे टेनथोंग वाला। तो यहाँ पर पुस्तक से रिलेटेड एक काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक जो पूछे जाने के काफी चांसेस हैं कि वुहान डायरी पुस्तक, यानी जो है आप जानते हैं कोविड जो है स्टार्ट, यानी पहला शहर चाइना का वुहान शहर था, तो इस पे एक पुस्तक लिखी गई है वुहान डायरी, जो है एक तरह से कहते हैं वुहान डायरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द क्वारंटाइन, जो है क्वारंटाइन सिटी। तो इस पर एक पुस्तक लिखी गई है वुहान डायरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द क्वारंटाइन सिटी पर। पुस्तक किसने लिखी है, फांग फांग ने।
चाइनीज लेखक है फांग फांग ने, फांग फांग। इन्होंने क्या लिखा है? वुहान डायरी, वुहान डायरी, दिस स्पीसीज ऑन द क्वारंटाइन डे या फिर ऑन क्वारंटाइन सिटी, डिस्पीसीज ऑफ क्वारंटाइन सिटी। तो किसने पुस्तक लिखी है? फांग फांग ने। ये है चाइनीज राइटर, ठीक है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करते हैं। इसके अलावा हैशटैग मीटू पुस्तक किसने लिखी है? तो हैशटैग मीटू पुस्तक जो है वो कर्णपुरी ने लिखी है। यानी 3 पुस्तक यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कशन की। कर्णपुरी ने क्या लिखी है? हैशटैग मीटू। हैशटैग मीटू पुस्तक किसने लिखी है? तो हैशटैग मीटू पुस्तक जो है कर्णपुरी की है। फांग फांग ने वुहान डायरी डिस्कसेस ऑन क्वारंटाइन सिटी। इसके अलावा तेंजिन गे टेनथांग ने दलाई लामा के ऊपर बेस जो है पुस्तक लिखी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है, फ्लिपकार्ट ने कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ साझेदारी की है? तो फ्लिपकार्ट ने कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार के साथ जो है साझेदारी की है। अब कर्नाटक राज्य सरकार के साथ साझेदारी की है फ्लिपकार्ट ने, ठीक है। कर्नाटक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो है, अगर आप डेली बेसिस पे जुड़े हैं, याद आ रहा होगा। नेकारा सम्मान योजना कहाँ स्टार्ट की गई है? तो नेकारा सम्मान योजना भी कर्नाटक में स्टार्ट की गई है। ये कला, शिल्प और हथकरघा उद्योग जो क्षेत्र क्या है? ये एमएसएमई आपने सुना होगा, यानी जो है लघु, मध्यम और कुशल, यानी जो कुशल है, अकुशल है और अर्धकुशल है, वो एमएसएमई के अंतर्गत जो है रोजगार वगैरह देने की बात की जाती है। तो जो है एमएसएमई के अंतर्गत जो है कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक राज्य सरकार के साथ साझेदारी की है। और कर्नाटक से यानी नेकारा सम्मान योजना हो गया। ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट को कहाँ स्टार्ट किया गया? तो कर्नाटक में। यानी अगर कर्नाटक की बात की जाए तो ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो कहाँ पर? जो है कर्नाटक में। नेकारा सम्मान योजना, नेकारा सम्मान योजना कहाँ पर? तो नेकारा सम्मान योजना भी कहाँ पर? कर्नाटक गवर्नमेंट में। इसके अलावा जो बात की जाती है नमस्ते ओवर हैंडसेट, यानी नमस्ते ओवर हैंडसेट कहाँ पर जो है स्टार्ट किया गया? वो भी कर्नाटक में, आप अपने साथ लिख सकते हैं। इसके अलावा कर्नाटक राज्य सरकार ने ही 18 जून को मास्क दिवस भी मनाया है। और बात की जाती है फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट के जो है सीईओ है कल्याण कृष्णमूर्ति। सीईओ कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति। फ्लिपकार्ट सीईओ है कल्याण कृष्णमूर्ति, कल्याण कृष्णमूर्ति। और हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, ठीक है। तो इस तरह से फ्लिपकार्ट से जो है एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। और किस राज्य सरकार? तो कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक की बात आई है तो जो है सीएम कौन है? तो कर्नाटक में वाजुभाई वाला और इसके अलावा येदियुरप्पा। तो येदियुरप्पा है सीएम और बीएस येदियुरप्पा। इसके अलावा वाजुभाई वाला जो है वो कर्नाटक की गवर्नर है। तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं, जो है आप अपने पास नोट कर लें। कर्नाटक के सीएम जो है बीएस येदियुरप्पा और गवर्नर वाजुभाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है किसने जीता? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार बहुत सुना होगा आपने सिनेमा जगत में। और जब सिनेमा जगत में आपने सुना होगा तो देखा होगा कि ये सबसे बड़ा यानी हाईएस्ट फिल्म अवार्ड जो है इन सिनेमा जगत एक तरह से तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। और इसकी शुरुआत कहा जाए तो 1969 में इसकी शुरुआत हुई। दादा साहेब फाल्के के नाम से ही इस पुरस्कार का नाम जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार रखा गया। और 1969 में इसकी शुरुआत हुई दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की। ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अगर बात की जाए कि पहला पुरस्कार किसे दिया गया, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो देविका रानी लोरिक को, पहला पुरस्कार देविका रानी लोरिक को दिया गया, ठीक है। और ये फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। किसने जीता है? जो केजंग डी थोंगडोंग ने, यानी किसने जीता है 2020 का दादा साहेब फाल्के जो है पुरस्कार? तो केजंग डी थोंगडोंग, केजंग डी थोंगडोंग, केजंग डी थोंगडोंग
डो, ये है फिल्म प्रोड्यूसर और फिल्म निर्माता है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म जैसे आप देखते हैं तो वो बनाते हैं ये। तो केजंग डी थोंगडोंग फिल्म निर्माता जो है, इन्होंने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने किसानों के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया है? तो मिजोरम। किस राज्य सरकार ने? मिजोरम सरकार ने। इसके अलावा मिजोरम की बात की जाए, मिजोरम, तो इसमें आपको सीएम बहुत इसी से राइमिंग, जा मिजोरम में जा आया तो जोरम थंगमा, तो जोराम थंगमा, जोराम थंगा एक तरह से कहें तो जोराम थंगा जो है वो सीएम है कहाँ की? मिजोरम के जोराम थंगा। और इसके अलावा जो है गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है श्रीधरन पिल्लई, यानी गवर्नर कौन है? श्रीधरन पिल्लई, श्रीधरन पिल्लई, ठीक है। तो इस बेसिस पे यहाँ पर आपने देखा कि जोराम थंगा जो है, तो जोराम थंगा है सीएम और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है श्रीधरन पिल्लई मिजोरम की। मिजोरम ने किसानों के लिए एक तरह से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, मोबाइल ऐप किसानों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की गई? जैसा कि नाम में ही विहित है, ई लोक अदालत। अब ई लोक अदालत क्या है? ई लोक अदालत यानी कि मोबाइल के माध्यम से ही जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही जो है अदालत की सुनवाई हो सकेगी। ई लोक अदालत कोविड-19 को देखते हुए, ताकि लोग एक पास इकट्ठा ना हो। तो इस बेसिस पे आपने देखा कि किस राज्य में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की गई है? तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़। सीएम जो है इसमें यहाँ पर जो है सीएम अनुसुईया जो है उनके जो है वो गवर्नर हैं। और सीएम की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में जो है भूपेश बघेल। सीएम कौन है? भूपेश बघेल। सीएम है भूपेश बघेल, बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके, अनुसुईया उइके, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जाती है किस राज्य में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत शुरू हुई? तो ई लोक अदालत जो है वो छत्तीसगढ़ में स्टार्ट की गई। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि पुलिसों के लिए जो है पुलिस जो डिप्रेशन में चली जाती है, तो पुलिसों के लिए एक तरह से उनके डिप्रेशन को कम करने के लिए स्पंदन योजना कहाँ स्टार्ट की गई? तो पुलिसों के डिप्रेशन को कम करने के लिए स्पंदन योजना भी छत्तीसगढ़ में स्टार्ट की गई। स्पंदन योजना कहाँ से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से। किससे संबंधित है? पुलिसों के डिप्रेशन को कम करने से संबंधित है ये स्पंदन योजना, ठीक है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से बात की जाए तो 100% कचरे का सदुपयोग एक तरह से कहते हैं, या 100% कचरे का निपटान करने वाला राज्य कौन है? तो वो भी छत्तीसगढ़ बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 100% कचरे का निपटान करने वाला, कचरे का निपटान करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया गया? अब ये क्या है? प्योर फॉर श्योर, तो ये जो आप नाम देख रहे हैं प्योर फॉर श्योर अभियान जो है ये राजस्थान ने बेसिकली स्टार्ट किया है। ये है क्या? तो ये जो है प्योर फॉर श्योर अभियान जो है ये एक तरह से जैसे दूध डेयरी हो गया, तो जो है दूध और जो है इनसे उत्पाद जो इनसे बनाए जाने वाले दूध और डेयरी से जो प्रोडक्ट या जो भी चीजें बनाई जाती हैं, दूध हो गया, इवन केवल दूध ही हो गया, तो उसको जो है प्रयोग के लिए, प्रशिक्षण के लिए कि उसमें कुछ मिलावट तो नहीं है, इसके लिए 8 से 14 जुलाई तक जो है इसे फूड लेबोरेटरी में भेजा जाएगा। इसकी शुद्धता की जांच की जाएगी और यानी अगर परफेक्ट है, सही है दूध, तो ही लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए इसका नाम रखा गया प्योर फॉर श्योर, यानी प्योर है, शुद्ध है, तो आप निश्चिंत रहें इस चीज के लिए। तो प्योर फॉर श्योर अभियान कहाँ स्टार्ट किया गया है? राजस्थान में। और इसके अलावा जो है राजस्थान में और क्या स्टार्ट किया गया है? तो राजस्थान में जैसे इंदिरा रसोई योजना, यानी इंदिरा सी 1-2 योजनाएं जो है वो राजस्थान में ही स्टार्ट की गई है। इसके अलावा जो है इंदिरा रसोई योजना जो है कहाँ स्टार्ट की गई है? तो राजस्थान में। इसके अलावा जैव ईंधन नीति कहाँ स्टार्ट की गई है? वो भी राजस्थान में। तो इंदिरा रसोई योजना, जैव ईंधन नीति, इंदिरा रसोई योजना
जैव ईंधन नीति, जैव ईंधन नीति। और इसके अलावा जो है राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में सीएम जो है, तो राजस्थान में सीएम जो है वो अशोक गहलोत हैं। कौन है सीएम? अशोक गहलोत हैं। और गवर्नर कौन है? तो कलराज मिश्र। तो राजस्थान में अशोक गहलोत, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, सीएम है अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। और गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र, कलराज मिश्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाती है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में 2018 में बाघों पर किया गया सर्वे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है? तो किस देश में 2018 में बाघों पर किया गया सर्वे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है दर्ज हुआ है? तो भारत। किसकी बात की जा रही है? भारत की। तो भारत ने अभी जो है करंट में कम से कम यहाँ पर कितने क्षेत्रफल में निगरानी किया या देखा? तो बाघों पर जो है भारत में जो सर्वे किया गया तो जो है 1,21,337 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर निगरानी की गई, यानी 1,21,337 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर जो है वो निगरानी की गई। और ये देखा गया कि बाघों की संख्या कितनी निकल कर आई? तो बाघों की संख्या जो है वो 2,967। कितनी संख्या निकल के आई? 2,967। तो संख्या कितनी आई? 2,967। और हालांकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है बाघों की संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया था? तो बाघों की संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य 2022 तक रखा गया था, लेकिन भारत ने उससे पहले ही इस जो है अनुमान को या इस गणना को संख्या को प्राप्त कर लिया है। इसके अलावा जो है यानी इस तरह से भारत जो है 2,967 बाघों के साथ सबसे ज्यादा बाघ कहाँ है? तो एमपी। कहाँ पर सबसे ज्यादा बाघ है? तो बाघ जो है सबसे ज्यादा एमपी में बाघ है। और बाघों पर किया गया जो सर्वे है वो जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने के कारण ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि कहाँ की बात की जा रही है, किस जगह के बाघों की। तो भारत के बाघों की बात की जा रही है। डियर एस्पिरेंट, आई होप आपको आज की 10 बेस्ट क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के जो है अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी अपना ओपिनियन, कोई सजेशन देना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट।